हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने लास्ट सेशन में पहले भाग को पढ़ा। आज हम दूसरे भाग को देख रहे होंगे। दूसरा भाग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है और इसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर 4 प्रकार का हो सकता है। पहला, नागरिक, किसी देश का सिटीजन। जैसे हम अगर देखें तो हम भारत देश के नागरिक हैं। दूसरा, कोई विदेशी, मान लीजिए इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत भ्रमण के लिए आया तो वह हमारे लिए फॉरेनर या एलियन शब्द भी प्रयोग किया गया है, विदेशी राज्य से जुड़ा हुआ है। तीसरा, स्टेटलेस, यानी कि देश विहीन लोग जो होते हैं। जैसे हमने देखा म्यांमार में एक बड़ी समस्या सामने आई रोहिंग्या मुसलमानों की। उन्हें म्यांमार के लोग नागरिक नहीं मान रहे थे, तो जब हम उन्हें नागरिक नहीं मान रहे थे तो वह स्टेटलेस हो गए। और चौथा, अगर हम देखें तो रिफ्यूजी, शरणार्थी होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान जब आया या अभी वर्तमान में देखें तो रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया। अब यूक्रेन पर जब हमला किया गया तो यूक्रेन के बहुत सारे लाखों नागरिक दूसरे देशों में शरण ले रहे थे, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहते हैं। तो सामान्यतः हर व्यक्ति के 4 कानूनी प्रकार हो सकते हैं, वह 4 प्रकार से व्यक्ति को जस्टिफाई किया जा सकता है। पहला, नागरिक। दूसरा, विदेशी। तीसरा, स्टेटलेस पर्सन, यानी कि देश विहीन। और चौथा, शरणार्थी। तो हम यहां पर नागरिकता समझ रहे हैं। तो नागरिक क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे देश अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। अधिकार और कर्तव्य, उसके कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ उसकी ड्यूटीज भी होती हैं अपने कंट्री, अपने नेशन के प्रति, वह नागरिक की। तो हम देखें तो भारत में इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि हमारे यहाँ देश की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं है। और यह प्रावधान हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अगर देखें तो वहां दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अगर हम अमेरिका को देखें तो आप वहां देश के नागरिक भी होते हैं और वहां 50 राज्य हैं, उन 50 में से किसी एक राज्य के नागरिक भी होंगे या हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो हम वर्तमान में अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, न कि नागरिक हैं। नागरिक हम भारत के हैं, तो इकहरी नागरिकता है। दूसरा, भारत की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर सकते। और यदि आप भारत की नागरिकता ग्रहण करते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, तो आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता का परित्याग हो जाएगा। जैसे एक बॉलीवुड के एक्टर हैं अक्षय कुमार, वह भारत के नागरिक नहीं है, कनाडा की उनके पास नागरिकता है, तो वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। सीधा सीधा मतलब यह हुआ। तो अगर हम देखें तो भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं। महत्वपूर्ण सभी आर्टिकलों को समझ रहे होंगे और फिर उनसे जुड़े प्रावधानों को हम भी समझ रहे होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो कहता है वह यह कहता है कि भारत के जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक कौन था? तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के समय नागरिक कौन था? तो सामान्यतः इसको देखा जाए तो जिस व्यक्ति या जिस व्यक्ति के माता पिता का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 में था वह नागरिक माना गया। यह आर्टिकल 5 के अनुसार भारत का नागरिक माना गया। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, नागरिक अधिकार क्या होंगे? तो एक डेट निश्चित की गई, वो डेट थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले तक पाकिस्तान से भारत आए कोई भी व्यक्ति वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, अगर इस डेट के बाद यानी 19 जुलाई 1948 के बाद आता है पाकिस्तान से भारत, तो रजिस्ट्रेशन उसे करवाना पड़ेगा, पंजीकरण।
और पंजीकरण के द्वारा वह भारत का नागरिक हो जाएगा। आया समझ में? तो यह पंजीकरण की प्रक्रिया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत आता है, यदि उसके माता पिता या उसके वंशज का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 में दर्ज है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह आर्टिकल 6 में कहा गया है। आर्टिकल 7 जस्ट अपोजिट है। क्या है अपोजिट? कि आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। भारत से पाकिस्तान गए यानी भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और भारत का नागरिक नहीं होगा। उसके लिए भी डेट थी 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान गया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 7 में कहा गया। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है, देखिए, कुछ भारत के लोग अन्य प्रकार से बहुत विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। कुछ अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अफ्रीका ले गए, वहां उन्होंने बसाया। सुरीनाम ले गए, वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज हैं वहां पर मजदूरों के रूप में, जिन्हें हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ लोगों को लेकर गए थे, गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं उन्हें। तो वो लोग यहां से भारत से चले गए, तो उनके वंशज तो भारतीय थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए भारत से बाहर रहते हैं। तो उनके अधिकारों का क्या है, मतलब उनके भारत में क्या अधिकार हो सकते हैं, उसको जस्टिफाई करता है आर्टिकल 8। तो भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों के नागरिक अधिकार, क्या नागरिक अधिकार हो सकते हैं? भारत की बैंकों में खाता खुलवा सकते हैं, है ना? शिक्षा ग्रहण करना चाहें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं। ये अधिकार उनके दिए गए हैं। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह अधिकार है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 यह कहता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। मान लीजिए हमारे यहां से कुछ भगोड़े व्यापारी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बहुत सारे लोग भारत से बाहर चले गए। अगर यह भारत से बाहर जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह समझिए बात को। या कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर, मान लीजिए अमेरिका चला गया, वहां उसने पढ़ाई की, वहीं नौकरी लग गई उसकी, और फिर वहां की उसने नागरिकता ले ली। तो नागरिकता लेने के बाद अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह कौन कह रहा है? यह आर्टिकल 9 कह रहा है। दूसरा, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। नागरिक के जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे, आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी क्यों बाहर या भारत के अंदर रह रहे हो। तो नागरिकों के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10। और इस पूरे भाग का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 11। आर्टिकल 11 यह सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है भाग 2 का। पढ़ाना सभी आवश्यक है, किंतु महत्वपूर्ण यह है। महत्वपूर्ण क्या है? नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। तो संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो संसद के अंग हैं, वह कानून बना सकते हैं नागरिकता पर। और यह कानून एक नहीं हो सकते, समय समय पर इन पर बदलाव भी हो सकता है, यथावत नहीं रहते हैं। नागरिकता पर समय समय पर संसद कानून बना सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को। और संसद को प्राप्त है तो फिर संसद ने कानून भी बनाए होंगे। तो भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और वर्षों से इसमें संशोधन, अमेंडमेंट्स होते चले आ रहे हैं। और एक वर्तमान में बड़ा फेमस मुद्दा रहा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और एक विवादित मुद्दा था। उसको भी आज हम समझ लेंगे, क्या विवाद था और क्यों विवाद था और क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये विवाद था। तो समझिए, तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था? यह अधिनियम, तो इस अधिनियम में
किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत में जो नागरिकता ग्रहण करने के 5 आधार बताए गए, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार वह हैं जिससे नागरिकता आपकी टर्मिनेट यानी कि जा सकती है, समाप्त हो सकती है। तो 5 आधार कौन से हैं वह समझिए। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान। पहला, जन्म से नागरिक। कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंशानुगत, जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, माता, कोई भी भारत का वंशज हो और भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन द्वारा कैसे? अब मान लीजिए कि बिल गेट्स साहब हैं, बहुत ज्यादा दुनिया भर में वह पैसे को बड़ा, धन को बड़ा वो बांटते हैं, मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहें तो देखिए वो जन्म से भी नहीं है, उनके माता पिता भी भारतीय नहीं है, और देशीकरण के द्वारा अगर आप देंगे तो 7 वर्ष का एक लंबा टाइम फेज है और उन्हें अभी नागरिकता चाहिए, तो फिर एक ऐसे विशेष लोगों के लिए एक नया प्रावधान बनाएगा रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन द्वारा वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। दूसरा, अब हम चौथा प्रकार देखें तो देशीकरण। देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन। अगर हम देखें देशीकरण, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक हो सकता है। लंबे समय का मतलब अमूमन 7 वर्ष। अगर वह लंबे समय से यानी 7 वर्ष से भारत में रह रहा है और अगर वह भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो सरकार उस पर अपना समर्थन दे सकती है। और 5वां इसमें है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। मान लीजिए कल हम नेपाल को देख रहे थे या पाकिस्तान को देख रहे थे कि नेपाल अगर चाहे या पाकिस्तान चाहे भारत में शामिल होना तो शामिल हो जाएगा, तो जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो क्या होंगे, तो वह उन्हें भारत नागरिकता दे सकता है। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र भारत में अब सम्मिलित हो चुका है, और हो चुका है तो उसके जो निवासी हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। यह सरकार कर सकती है। यह प्रावधान, 5 प्रावधान नागरिकता ग्रहण करने के नागरिकता अधिनियम 1955 में थे। तो आया समझ में? तो नागरिकता ग्रहण करने के 5 आधार हैं भारत में। जन्म से, वंशक्रम से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अब दूसरा, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान क्या है? क्या आधार हैं जिनसे नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो नागरिकता का परित्याग। परित्याग क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो आपके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्तगी। बर्खास्तगी क्या है? सरकार किसी की नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। किसी की नागरिकता को क्या कर सकती है? बर्खास्त कर सकती है। तीसरा, वंचित किए जाने पर। भारत सरकार किसी को नागरिकता से वंचित कर सकती है, मगर याद रखिए जो जन्म से भारत का नागरिक है उसे सरकार वंचित नहीं कर सकती नागरिकता से। तो एक आधार ऐसा है जिसकी नागरिकता को छीन नहीं सकती सरकार, वह है जन्म से भारत का नागरिक होना। उसकी नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता, यह बात याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किस व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीना जा सकता या वंचित नहीं किया जा सकता? जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो जन्म के द्वारा जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब भारत के नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों को या फॉरेनर्स अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मिलने वाले मूल अधिकार। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भी उसे कुछ मूल अधिकार मिलते हैं, जैसे 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यह मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं, चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो। भारत के नागरिकों को तो सभी को सभी मूल अधिकार मिलते हैं, किंतु भारत से बाहर के किसी व्यक्ति को भी कुछ मूल अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। और स्पेशली भारत के नागरिकों को जो अन्य व्यक्तियों को नहीं मिलते, भारत के नागरिकों को तो सभी मूल अधिकार मिलते हैं, 12 से लेकर 35 तक सभी मूल अधिकार उसके हैं, किंतु स्पेशली भारत के नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30।
यह मूल अधिकार वह है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखिएगा इस बात को। और विदेशियों को कौन कौन से मिलते हैं? तो विदेशी व्यक्ति कोई है जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भी मूल अधिकार मिलते हैं। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 याद रखिए इस बात को। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन हुए। कई बार पूछा जाता है कब कब संशोधन हुए, तो ध्यान रखिए कुछ संशोधन हुए। सबसे पहले 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2015 और फिर 2019 में संशोधन हुए। और वर्तमान में एक संशोधन हुआ जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं, CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या था यह एक्ट? यह जो एक्ट था वह नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन यह करता था कि भारत के 3 पड़ोसी देश, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यह मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। कैसे? मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। पाकिस्तान तो इस्लाम को ही मानता है, अफगानिस्तान इस्लाम को ही मानता है, इनका राजकीय धर्म है। तो आप समझिए, तो यह जो दोनों कंट्रीज हैं, या तीनों कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, वहां अल्पसंख्यक कौन है? वहां अल्पसंख्यक हैं हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। तो वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, यानी कि 6 समुदाय के लोग, वह व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, उन्हें अगर वह चाहें तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो उनके लिए जो देशीकरण की प्रोसेस है उसको सरल बनाया गया है और इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। आपत्ति यह भी थी कि मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो एक बात है, एक बात समझिए, अभी अफगानिस्तान में 2 वर्ष पहले अगर हम देखें तो तालिबान सरकार आई। अब तालिबान सरकार जब आई तो वहां अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। आज तक अभी तक हमले हो रहे हैं। वहां के सिख कम्युनिटी, वहां की ईसाई कम्युनिटी, वहां की हिंदू कम्युनिटी, आप अफगानिस्तान में छोड़ी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, बहुत ज्यादा। और एक ब्लास्फेमी जैसे कहते हैं कि ईश निंदा, इस्लाम में एक कानून चलता है ईश निंदा, यानी इस्लाम का तौहीन जैसे कहते हैं, करने पर आपको मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। और इसमें कई सारे मामले झूठे भी होते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुत डरा हुआ होता है इन कंट्रीज में। और आप इन कंट्रीज का अगर परसेंटेज देखें आजादी के बाद, हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आप परसेंटाइल देख लीजिए अल्पसंख्यकों का। पाकिस्तान में बमुश्किल 1-2% हिंदू बचे हैं, जो लगभग 20 से 25% हुआ करते थे आजादी के समय। और हमारे यहाँ की स्थिति देख लीजिए भारत की, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या घटी नहीं है, अमूमन बढ़ी है। तो अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है इन पड़ोसी देशों में, और सरकार इससे बहुत ज्यादा चिंतित थी, तो इस कारण यह लोग वहां से पलायन कर कर भारत आते हैं। और भारत में भी, या पाकिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को अलग दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें अधिकार नहीं होते हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो उन लोगों को जो प्रताड़ित हैं इन 3 देशों के, और केवल धर्म के कारण प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया। अगर इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल होता तो भारत में शायद किसी भी समुदाय को परेशानी नहीं होती, किंतु इससे विश्व जगत में तथा इन 3 देशों में बड़ी समस्या सामने आती। क्यों? क्योंकि अगर आप मुस्लिम समाज को भी शामिल करते हैं तो वहां के बहुसंख्यक समाज को अगर शामिल कर रहे हैं, अगर आप भारत के नागरिक की पदवी देना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अखंड भारत की जो संकल्पना भारत में चलती है उससे आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों की संप्रभुता, सोवरेनिटी खतरे में पड़ सकती है अगर इसे डीपली पढ़ा जाए तो। मगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो यह जो चीजें हैं इन 3 देशों को, भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं।
और यह नागरिकता उनको दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। तो यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इससे प्रश्न बन सकता है इस बार, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा किस समुदाय को इसमें जगह दी गई और किस समुदाय को जगह नहीं दी गई, और किस देश को, किन देशों के अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह सब क्लास बहुत महत्वपूर्ण रही। पिछले सेशन में थोड़ी सी छोटी एक मिस्टेक रही, उसमें झारखंड का जो निर्माण है 15 नवंबर 2000 की जगह उसमें 16 नवंबर 2000 हो गया है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। वह 15 नवंबर 2000 को उसका निर्माण हुआ था, यह माफी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।